नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल केवल एकेडमी पर। देखिए, हमारा ये विशेष कार्यक्रम है ISPCS के लिए, जहां पर हम बात कर रहे हैं करंट अफेयर्स के कुछ चुनिंदा टॉपिक्स के बारे में। अपने पिछले लेक्चर में हमने देखा था संवैधानिक और प्रशासनिक घटनाक्रमों को, और आज हम देखेंगे अपने इस लेक्चर में आर्थिक घटनाक्रमों के बारे में। आज का हमारा पहला टॉपिक है री इन्वेस्ट 2020 या फिर वैश्विक नवीकरणीय ऊर्जा निवेश सम्मेलन एवं प्रदर्शनी, अन्यथा ग्लोबल रिन्यूएबल एनर्जी इन्वेस्टमेंट मीटिंग एंड एक्सपो री इन्वेस्ट 2020। देखिए, प्रधानमंत्री जी ने तीसरे वैश्विक री इन्वेस्ट सम्मेलन का हाल ही में उद्घाटन किया, और इस री इन्वेस्ट समिट का आयोजन जो है वह भारत सरकार के नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के द्वारा किया जाता है। वर्ष 2020 के लिए इस री इन्वेस्ट सम्मेलन की थीम थी सतत ऊर्जा परिवर्तन काल के लिए नवाचार या फिर इनोवेशन फॉर सस्टेनेबल एनर्जी ट्रांजिशन। मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ थीम को, इम्पॉर्टेंट है तो आप लोग ध्यान रखिएगा। री इन्वेस्ट 2020 या फिर तीसरे री इन्वेस्ट 2020 की थीम थी सतत ऊर्जा परिवर्तन काल के लिए नवाचार अथवा इनोवेशन फॉर सस्टेनेबल एनर्जी ट्रांजिशन। ठीक है, देखिए, भारत जो है नवीकरणीय ऊर्जा के मामलों में जो है विश्व में चौथे स्थान पर है, और यह जो है सबसे तेज गति से नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन के मामले में आगे बढ़ रहा है। वर्तमान में जो भारत की कुल रिन्यूएबल एनर्जी अथवा नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन की क्षमता है वह 136 गीगावाट है, और यह 136 गीगावाट भारत के कुल ऊर्जा क्षमता का 36% है। ठीक है, 2017 के बाद से ही भारत में वार्षिक नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन क्षमता और कोयला आधारित तापीय विद्युत क्षमता दोनों ही समान रूप से बढ़ रही है। मतलब मैं आपको बताता हूँ, देखिए, कोयला से जितना भी उत्पादन किया जा रहा है 2017 के बाद से, और जिस गति से कोयला उत्पादन क्षमता हमारी बढ़ रही है, ठीक उसी गति से ही हमारी नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन क्षमता भी बढ़ रही है। एक अन्य चीज़ बता दूं आपको, तो देखिए, भारत ने वर्ष 2022 तक अपनी नवीकरणीय ऊर्जा को कुल बढ़ा करके 175 गीगावाट करने का लक्ष्य रखा हुआ है, जो कि वर्तमान में 136 गीगावाट है। पिछले 6 वर्षों में भारत द्वारा जो है अपनी नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता में लगभग 2.5 गुना की वृद्धि की गई है। बहुत ही इम्पॉर्टेंट स्टेटमेंट है, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ इंश्योरेंस सुपरवाइजर्स IAIS। कंटेक्स्ट क्या है, तो देखिए, हाल ही में जो है IFSC को जो है इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ इंश्योरेंस सुपरवाइजर्स की सदस्यता प्राप्त हुई है। सबसे पहले आइए जान लेते हैं IFSC है क्या, या फिर अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण अथवा इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर्स अथॉरिटी। इसके बारे में जान लेते हैं। तो देखिए, IFSC यह जो है अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवाओं को रेगुलेट करता है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवाओं में क्या चीज़ें हो गई, जैसे कि फाइनेंशियल सर्विसेज कैसी कैसी होती हैं, बैंकिंग होती हैं, पूंजी बाजार की होती हैं, या फिर बीमा क्षेत्र आप कह लीजिए, अथवा अन्य को कह लीजिए, बैंकिंग, पूंजी बाजार, बीमा क्षेत्र, या फिर जो भी फाइनेंशियल सर्विसेज होती हैं इंटरनेशनल लेवल पर, उनको IFSC के द्वारा रेगुलेट किया जाता है। IFSC के अंतर्गत इन सभी सेवाओं को रेगुलेट करता है इनसे संबंधित नियामक या फिर रेगुलेटर, जैसे कि बैंकिंग क्षेत्र को रेगुलेट करता है हमारे भारत में RBI, पूंजी क्षेत्र को हमारे भारत में रेगुलेट करता है SEBI, और बीमा क्षेत्र को हमारे भारत में रेगुलेट करता है IRDA या फिर IRDAI। ठीक है, तो IFSC तो जो है इंटरनेशनल लेवल पर इन सारी चीज़ों को रेगुलेट करता है, और IFSC के अंदर इन सारी चीज़ों को रेगुलेट करते हैं उन चीज़ों से संबंधित जो भी नियामक या फिर रेगुलेटर होते हैं, वे जो है उन सभी चीज़ों को रेगुलेट करते हैं। ठीक है, थोड़ी कन्फ्यूजन हो गई होगी आपको, फिर से समझाता हूँ। देखिए, IFSC जो है वह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वित्तीय सेवाओं को रेगुलेट करता है। एकदम आराम से समझिए, कोई बिना कन्फ्यूज हुए, रेगुलेट करता है। वित्तीय सेवाएं या फाइनेंशियल सर्विस कैसी कैसी हो सकती हैं, कैसी भी हो सकती हैं। सामान्यतः उदाहरण के लिए आप ले लीजिए बैंकिंग को, ठीक है, पूंजी बाजार को और बीमा को। ठीक है, इन सभी को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर IFSC के द्वारा रेगुलेट किया जाता है, और IFSC के अंतर्गत इनको किसके द्वारा रेगुलेट किया जाता है, तो इनको भारत में
आईएफएससी के अंतर्गत रेगुलेट किया जाता है। बैंकिंग क्षेत्र को आरबीआई के द्वारा, जानते हैं ना, आरबीआई ही बैंकिंग क्षेत्रों का रेगुलेटर है, बस सिंपल है। पूंजी क्षेत्र को कौन रेगुलेट करता है भारत में? सेबी रेगुलेट करता है, तो आईएफएससी के अंदर भी वही रेगुलेट करेगा। बीमा क्षेत्र को कौन रेगुलेट करता है? बीमा क्षेत्र को इरडा रेगुलेट करता है, तो आईएफएससी के अंदर अथवा अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण के अंदर भी बीमा क्षेत्र को इरडा ही रेगुलेट करेगा। ठीक है, अब तो आईएफएससी कैसे रेगुलेट करेगा? देखिए, आईएफएससी इन सभी को एकीकृत करते हुए एक मंच देता है। ठीक है, जो इंटरनेशनल वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण होता है वे इन सारी चीज़ों को या फिर जो भी फाइनेंशियल सर्विसेज होती हैं इंटरनेशनल लेवल पर उनको एक मंच प्रदान कर देता है। ठीक है, एक ही जगह पर इन सारे के रेगुलेटर्स के, जैसे कि बीमा हो गया, बैंकिंग हो गया, इन सारे रेगुलेटर को एक मंच प्रदान कर दिया। बाद में वहाँ पर इनके विभिन्न रेगुलेटर अपना नियम कानून बताते हैं और एक दूसरे से बातचीत भी करते हैं। ठीक है, मुख्यतः और नॉन टेक्निकल लैंग्वेज में आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि आईएफएससी अथवा अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण एक मंच के रूप में कार्य करता है विभिन्न वित्तीय सेवाओं के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। ठीक है, अब देखिए, अब थोड़ा सा और इसमें समझिए। जो आईआईएफसी है इसको हम लोग सामान्यतः कहते हैं, जो इन्वेस्टर्स होते हैं उनके लिए एक प्रवेश द्वार होता है। आप जाहिर सी बात है, कहीं पर भी आपको इन्वेस्ट करना हो तो आप ढूंढेंगे कि एक बड़ा सा कोई दायरा मिल जाए या फिर एक ऐसी कंपनी या फिर एक ऐसी जगह मिल जाए जहाँ पर आप जाएँ और उस क्षेत्र के बारे में विभिन्न चीज़ों को एक ही जगह पर आपको सारी जानकारी मिल जाए। जैसे कि नॉर्मली आप कोई सिम लेने जाते हैं तो आप ये सोच के जाते हैं कि चले जाएं हम उस कंपनी के ऑफिस में और वहाँ से हमको पोस्टपेड और प्रीपेड दोनों के बारे में जानकारी मिल जाए। आपके पास एक अन्य विकल्प होता है दुकान का। आप अगर किसी रिटेल दुकान पर जाते हैं तो वहाँ पर आपको सिर्फ और सिर्फ प्रीपेड के बारे में जानकारी मिलेगी। हाँ, कुछ दुकानदार आपको अलग से जाएंगे तो वहाँ पर आपको पोस्टपेड के बारे में जानकारी देते हैं। ठीक, तो इसी तरीके से आपको के लिए क्या सुविधाजनक रहेगा? आपके लिए सुविधाजनक रहेगा कि जो कंपनी का ऑफिस है वहाँ पर जा कर के आप पता करिए, वहाँ पर आपको इन सारी चीज़ों के बारे में, इनके अलावा उस कंपनी से जुड़े ब्रॉडबैंड सेवाओं के बारे में, उस कंपनी से जुड़े टेलीफोन लाइन के बारे में सभी जानकारी एक ही जगह पर मिल जाएगी। ठीक है, तो यही काम करता है आईएफएससी, बस सिंपल है। देखिए, भारत का जो पहला आईएफसी या फिर अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण है वह गुजरात के गांधीनगर में स्थापित किया गया था। ठीक है, गुजरात के गांधीनगर में, वो गिफ्ट सिटी याद है ना, बस वही गुजरात के गांधीनगर में स्थापित किया गया था। ठीक है, हाल ही में देखिए, हाल ही में तो नहीं कह सकते, 2019 में एक एक्ट आया था आईएफएससीए एक्ट 2019 आया था, जिसके तहत यह तय हुआ था कि जो भारत के स्पेशल इकोनॉमिक जोन या फिर जो विशेष आर्थिक जोन हैं उनके अंदर भी, ठीक है, इन स्पेशल इकोनॉमिक जोन के अंदर भी अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा को बढ़ावा देने के लिए एक प्राधिकरण की स्थापना की जाएगी। ठीक है, कौन से प्राधिकरण की? आईएफएससी प्राधिकरण की स्थापना की जाएगी। ठीक है, तो फिलहाल इसकी बात तो हो गई। अब बात करते हैं आईएआईएस की। देखिए, आईएआईएस की स्थापना 1994 में हुई थी और इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड में है। यह एक स्वैच्छिक संगठन है। स्वैच्छिक संगठन से कहने का तात्पर्य यह है कि कोई भी संघ या संगठन या फिर कोई भी इसमें शामिल हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। ठीक है, बस इतने के लिए ये स्वैच्छिक है। उसके अलावा अब आईएआईएस या फिर इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ इंश्योरेंस सुपरवाइजर्स का कार्य क्या है? तो देखिए, यह जो है इंश्योरेंस के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय स्तर के मानक बनाने का काम करता है, नियमों को तय करता है और उसके लिए जरूरी सहयोग देने में इस संगठन की भूमिका होती है। ठीक है, वास्तव में आईएआईएस भी, इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ इंश्योरेंस सुपरवाइजर्स भी, एक मंच प्रदान करता है विभिन्न इंश्योरेंस कंपनियों को। ठीक है, ताकि वे जो है आएँ और अपने अपने अनुभवों को साझा करें। जैसे कि हमारे देश में मान लीजिए एलआईसी हो गया, अमेरिका में मान लीजिए कोई अन्य बीमा कंपनी हो गई, मान लीजिए अमेरिका एआईसी हो गई, कनाडा की कोई अन्य कंपनी हो गई, मान लीजिए सीआईसी हो गई, रूस की आरआईसी हो गई। तो इन सभी को एक मंच प्रदान करता है कि आप आइए और अपने अपने अनुभवों को साझा कीजिए, जिससे कि आपको इंश्योरेंस के क्षेत्रों में इंश्योरेंस को लागू करने में क्या क्या दिक्कतें हो रही हैं,
आपने उनके लिए क्या समाधान खोजा। तो इन सभी को एक मंच प्रदान करने का कार्य करता है IAIS, ठीक है। और साथ ही साथ यह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इंश्योरेंस के लिए मानक और नियमों को भी बनाता है, ठीक है। अब देखिए एक अन्य चीज़, IAIS को G20 देशों व अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठनों द्वारा नियमित रूप से अपने होने वाले सम्मेलनों में भी आमंत्रित किया जाता है, ठीक है। तो फिलहाल हो गई इसकी बात, चलिए चलते हैं दूसरे टॉपिक पर या फिर तीसरे टॉपिक पर। तीसरा टॉपिक हमारा लक्षद्वीप को जो है 100% जैविक बनने वाला पहला केंद्र शासित, लक्षद्वीप जो है वह 100% जैविक बनने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश हो गया है। हालांकि वर्ष 2016 में सिक्किम जो है वह पूर्णतया जैविक राज्य घोषित किया गया था, लेकिन यह एक राज्य है, न कि संघ केंद्र शासित अथवा संघ शासित प्रदेश, ठीक है। तो पहला संघ शासित प्रदेश जो है वह बन गया कौन, लक्षद्वीप। देखिए भारत सरकार की भागीदार गारंटी प्रणाली या फिर पार्टिसिपेशन गारंटी स्कीम के तहत संपूर्ण लक्षद्वीप को एक जैविक कृषि क्षेत्र घोषित किया गया है। किसके द्वारा ऐसी घोषणा की गई है, तो यह घोषणा की गई है भारत सरकार के केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के द्वारा। यहाँ देखिए केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने लक्षद्वीप के संपूर्ण भौगोलिक क्षेत्र को जैविक क्षेत्र घोषित कर दिया है, ठीक है। अब लक्षद्वीप में जो है वह 100% जो कृषिगत गतिविधियाँ होंगी वे जैविक रूप से होंगी, जिसमें पूर्णतः सिंथेटिक उर्वरक और कीटनाशकों के उपयोग को प्रतिबंधित किया जाएगा, या फिर यूँ कह सकते हैं कि सिंथेटिक उर्वरकों और कीटनाशकों का प्रयोग नहीं किया जाएगा, ठीक है। बस इतनी सी बात है इसमें, ठीक है। इसके बारे में हमारी बात हो चुकी है। देखिए अगर थोड़ी सी बात लक्षद्वीप के बारे में करें, हालांकि ज्योग्राफी वाले अपने लेक्चर में मैंने पूरी बात की थी इसकी, आप लोगों ने नहीं देखा है तो जा करके देख लीजिएगा। आइए नेक्स्ट टॉपिक देख लेते हैं। देखिए 36 द्वीप हैं लक्षद्वीप में, ठीक है। कुल टोटल एरिया है इसका 32 वर्ग किलोमीटर का, और यह जो है सबसे छोटा द्वीप है, केंद्र शासित प्रदेश भी है, यह सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है लक्षद्वीप, ठीक है। आइए यहाँ बात करिए संयुक्त राष्ट्र निवेश संवर्धन पुरस्कार 2020, ठीक है। देखिए हाल ही में व्यापार एवं विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन या फिर अंकटाड यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, इसने क्या किया, अंकटाड ने जो है इन्वेस्ट इंडिया को संयुक्त राष्ट्र निवेश संवर्धन पुरस्कार 2020 का विजेता घोषित किया है, ठीक है। इन्वेस्ट इंडिया प्रोग्राम को विजेता घोषित किया गया है वर्ष 2020 का संयुक्त राष्ट्र के निवेश संवर्धन पुरस्कार का, ठीक है। कौन देता है यह पुरस्कार, तो यह पुरस्कार देता है संयुक्त राष्ट्र व्यापार एवं विकास पर संयुक्त राष्ट्र का सम्मेलन या फिर अंकटाड। इतनी चीज़ें आपको याद रखनी, ठीक है। दूसरी चीज़, यह पुरस्कार पाने वाला भारत पहला राज्य है तो नहीं, भारत के पहले भी जर्मनी, दक्षिण कोरिया, सिंगापुर का आदि कई देश भी यह पुरस्कार यानी कि संयुक्त राष्ट्र निवेश संवर्धन पुरस्कार 2020 जीत चुके हैं। देखिए इन्वेस्ट इंडिया का गठन जो है 2009 में उद्योग संवर्धन एवं आंतरिक व्यापार विभाग या फिर DPIIT, पूरा नाम बताइए तो। देखिए DPIIT का पूरा नाम है डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, इसके अधीन किया गया था। इन्वेस्ट इंडिया का गठन 2009 में, यह एक गैर लाभकारी उपक्रम या फिर नॉट फॉर प्रॉफिट उपक्रम है, ठीक है। तो देखिए यह भारत की एक राष्ट्रीय स्तर की निवेश संवर्धन संस्था है जो कि भारत में निवेश के इच्छुक निवेशकों के लिए देश में निवेश करने को और अधिक सुविधाजनक बनाता है, ठीक। चलते हैं अपने लास्ट टॉपिक पर। यहाँ पर बात की गई है, हमारा जो लास्ट टॉपिक है वह है भारत का सबसे बड़ा नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन पार्क, ठीक है। तो इसमें बस इतना ही जान लीजिए कि जो भारत का नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन पार्क है यह एक हाइब्रिड पार्क होने वाला है, ठीक है। हाइब्रिड नवीकरणीय ऊर्जा पार्क होगा जो कि भारत का सबसे बड़ा होगा और इसकी कुल क्षमता 30 गीगावाट की होगी, और यह गुजरात के कच्छ जिले के विघाकोट गांव के पास स्थापित किया जा रहा है और अंतर्राष्ट्रीय सीमा से इसकी मात्र दूरी 6 किलोमीटर की होगी, ठीक है। देखिए हाइब्रिड रिन्यूएबल एनर्जी का क्या मतलब है, तो हाइब्रिड रिन्यूएबल एनर्जी का मतलब होता है एक से अधिक अक्षय ऊर्जा उत्पादन स्रोतों को एक दूसरे के साथ एकीकृत किया जाना, जैसे कि सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा। ऊपर विंड टरबाइन लगा होगा और नीचे सोलर पैनल लगे होंगे, ठीक है। तो एक से अधिक अक्षय ऊर्जा उत्पादन के स्रोतों को एक साथ एकीकृत या फिर इंटीग्रेट कर दिया जाएगा
इसी को बोला गया है हाइब्रिड नवीकरणीय ऊर्जा पार्क या फिर हाइब्रिड रिन्यूएबल एनर्जी बोला गया है। ठीक है, बस इसमें इतना ही इम्पोर्टेंट था। बाकी यह कितनी भूमि पर बन रहा है, कितना क्षेत्र ले रहा है, यह जानना जरूरी नहीं है। ठीक है, चलिए फिलहाल इस लेक्चर में इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन। अपने अगले लेक्चर में हम बात करेंगे अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रमों के बारे में, और बाकी की सीरीज भी आपकी जल्द से जल्द शुरू की जाएगी। फिलहाल इस लेक्चर में इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा, और साथ ही साथ अपने सुझावों को हमें ज़रूर दीजिएगा। धन्यवाद।